शुभ संध्या आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण देख रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण में अनेक चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। आज हम सबसे पहले बात करते हैं वाक्य विचार एवं वाक्य शुद्धि। देखिए, वाक्य शुद्धियाँ अलग चीज़ होती है। वाक्य में जो अशुद्धियाँ हो जाती हैं उसके अनेक कारण होते हैं, और उन कारणों को सही रूप से समझने के लिए कि गलतियां ना हो वाक्य में, जो प्रश्न आते हैं कि इन वाक्यों को सही करें, या निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो वाक्य में जो अशुद्धियां होती हैं उनको सही रूप से जानने के लिए हमको वाक्य विचार जानना पड़ेगा। वाक्य के भेद जानने पड़ेंगे। सरल वाक्य क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, साधारण वाक्य क्या है, उसके निषेधवाचक वाक्य क्या होता है, विधानवाचक वाक्य क्या होता है, वाक्य के तत्व कौन कौन से हैं। जब तक इन चीज़ों को अच्छे से नहीं समझेंगे तो वाक्य की जो अशुद्धियाँ होती है उनको हम लोग नहीं समझ पाएंगे। वाक्य शुद्ध करने के लिए वाक्य को समझना पड़ेगा कि वाक्य कहते किसे हैं, वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य में अशुद्धियाँ क्यों होती है, वाक्य का पदक्रम क्या होना चाहिए, वाक्य में जो अशुद्धियाँ होती है तो कैसे उन वाक्यों को समझें। तो सबसे पहले इसमें जानना ये पड़ेगा कि वाक्य कहते किसे हैं, वाक्य के जो भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, कैसे पहचानेंगे कि सरल वाक्य कौन सा है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम लोग को वाक्य विचार एवं वाक्य शुद्धियाँ को पढ़ना पड़ेगा। अर्थात वाक्य विचार को पढ़ने के पश्चात ही हम लोग वाक्य शुद्धियों पर बात कर सकते हैं। तो वाक्य विचार की जो क्लास होगी वो छोटे, क्योंकि आप लोग को पता है कि व्याकरण की क्लास हम जब भी लेते नहीं है, साहित्य की क्लास रहती है तो 1.5 घंटे 2 घंटे तक चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी भी होती है, वो तो साहित्यकार के ऊपर निर्भर है, जिस प्रकार के साहित्यकार हैं उस प्रकार बात करते हैं हम लोग। लेकिन वाक्य विचार में जब व्याकरण की ये क्लास है तो व्याकरण की क्लास छोटी छोटी ही रहेगी। तो हम लोग आज देखते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार सब समझ लेंगे, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के तत्व, वाक्य के भेद जब समझ लेंगे तब हम लोग वाक्य शुद्धि पर चलेंगे, और हमारे वाक्य में अशुद्धियाँ क्यों होती है और कहाँ किस किस रूप में अशुद्धियाँ हो सकती है, उन विभिन्न चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले तो बात यह है कि वाक्य विचार है क्या और वाक्य कहते किसे हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वाक्य है क्या। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए वाक्य विचार। वाक्य विचार, और वाक्य विचार में सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं किसके ऊपर, वाक्य के ऊपर, कि वाक्य किसे कहते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि वाक्य कहते किसे हैं। देखिए, सार्थक शब्दों का जो व्यवस्थित पदक्रम होता है जिससे एक निश्चित अर्थ निकले, जो एक सार्थक अर्थ को प्रदान करता है, सार्थक अर्थ को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। बस सामान्य सी परिभाषा लिखनी है, कोई लंबी चौड़ी परिभाषा महाभारत टाइप की नहीं लिखनी है। लिखिए, सार्थक, सार्थक का मतलब जिसका अर्थ हो, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, एक व्यवस्था में हो। वाक्य में पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होती है। तो ये जो क्रम होता है ना, कि राम पढ़ता है में राम करता है, पढ़ता है, ठीक है, या राम किताब पढ़ता है तो राम करता है, किताब कर्म है और पढ़ता है क्रिया है, ठीक है। तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह जिससे, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, एक निश्चित अर्थ निकले, ठीक है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। बात समझ में आ गई। जैसे अगर उदाहरण के रूप में देखें, जैसे तो साधारण सा वाक्य देख लीजिए, जैसे वह पुस्तक क्या करता है, पढ़ता है। अब वह पुस्तक पढ़ता है में वह क्या है, करता है। पुस्तक क्या है, कर्म है, और पढ़ता है क्या है, क्रिया है। तो ये व्यवस्थित रूप हुआ, पहले कर्ता हुआ, फिर कर्म हुआ और फिर
क्रिया हुई, ये व्यवस्थित रूप कहलाता है। तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य विचार पर ज्यादा बल नहीं देना है। अब वाक्य के तत्व को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को वाक्य का अंग जानना पड़ेगा। और तत्व में जो होता है, सार्थकता होती है, योग्यता होती है, आकांक्षा होती है, पदक्रम होता है, ठीक है, अन्वय होता है और निकटता होती है। ये सभी चीज़ें हम लोग के लिए जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, क्योंकि इतना सभी बच्चे को पता है। जैसे कि सार्थकता वाक्य में होनी चाहिए, अर्थात जो शब्द का प्रयोग है उसका एक अर्थ होना चाहिए। वाक्य में आकांक्षा होनी चाहिए, आकांक्षा का मतलब है इच्छा, इच्छा। तो वाक्य में जो शब्द है उसकी एक इच्छा है तभी वो वाक्य में आई है, तो ये आवश्यक नहीं है। तो जो जरूरी है वाक्य को शुद्ध करने के लिए उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो वाक्य क्या होता है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। वह पुस्तक पढ़ता है, मैं वह करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ता है क्रिया है। आगे लिखिए, वाक्य के अंग या अवयव, ये महत्वपूर्ण है। अगर वाक्य के अंग को समझना है तो ये जरूरी है। वाक्य के अंग, अंग इसी को अवयव बोलते हैं, यही क्या है? अवयव है। तो वाक्य के अंग और या अवयव को जानने के लिए जो दो चीज जानिए कि वाक्य के दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। एक क्या होता है? एक होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है इसको समझिए। देखिए यहीं पे हम समझा देते हैं कि आप लोगों के उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, क्योंकि जब तक उद्देश्य या विधेय समझ में नहीं आएगी तब तक वाक्य को हम पहचान नहीं पाएंगे कि वाक्य में कहाँ गलतियां हैं। देखिए साधारण सी परिभाषा इसकी लिख लीजिए कि जिस व्यक्ति या वस्तु, जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे उद्देश्य कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। बस जैसे जैसे हम लोग बाद में देखेंगे, पहले विधेय को देख लीजिए। विधेय क्या होता है? वाक्य के जिस भाग में, वाक्य के जिस भाग में, वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में, वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के विषय में, वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है, जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं। अब ये दोनों की परिभाषा हो गई। जैसे अब आप लोग को हम समझा देते हैं किसके माध्यम से? अब समझा देते हैं आप लोग को हम उदाहरण के माध्यम से। जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। साधारण सा मतलब हो गया कि जो कर्ता होता है वो क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। ठीक है, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए, जैसे उदाहरण से अगर समझें तो उदाहरण में अगर हम एक ठो उदाहरण ले लें कि राम जाता है, जैसे से समझिए, जैसे कि राम जाता है, तो राम जाता है इस वाक्य को देखें तो जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए, किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। तो राम क्या हो गया? राम हो गया उद्देश्य। ठीक है, राम उद्देश्य हो गया। और उद्देश्य क्या होता है? कर्ता होता है। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता होता है। आ गई बात समझ में कि राम उद्देश्य है और उद्देश्य को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। अब जाता है क्रिया है, जाता है क्या हो गया? क्रिया है कि राम जाता है। राम कौन सी क्रिया कर रहा है? जाने की क्रिया कर रहा है। अब देखिए वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा, उद्देश्य क्या था?
राम था, और राम के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो यहाँ पे विधेय जो है वो क्या हो जाएगा, जाता है। यहाँ पे जो जाता है वो क्या है, ये जाता है क्या है, ये जाता है विधेय है, ये जाता है क्या हो गया, विधेय है। ठीक है, एक उदाहरण से और समझाते हैं। जैसे एक उदाहरण से और समझिए, इसको थोड़ा सा छोटा कीजिए। ये क्या हो गया, ये हो गया विधेय। अब एक उदाहरण और देखिए, विधेय, ये पहला उदाहरण हो गया। उदाहरण नंबर 2 देखिए। जैसे एक उदाहरण देखे दिए कि समाज को धोखा देने वाला सदा दुखी रहता है। एक उदाहरण है ना, कि समाज को धोखा देने वाला सदा दुखी रहता है। अब देखिए इस वाक्य के माध्यम से स्पष्ट रूप से आप लोग समझ जाएंगे कि क्या फॉर्मूला है और क्या बात है। यहाँ बोला कि समाज को धोखा देने वाला व्यक्ति क्या रहता है, सदा दुखी रहता है। तो सदा दुखी क्या बोला, कि जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे जो है कि समाज को धोखा देने वाला, ये क्या हो गया। अब देखिए समाज जो है वो तो हो गया उद्देश्य, ठीक है। समाज क्या हो गया यहाँ पे, उद्देश्य। और उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य कर्ता होता है। उद्देश्य क्या हो गया, कर्ता। अब ये देखिए को धोखा देने वाला, ठीक है, को धोखा देने वाला, अगर यहाँ तक देखें, हम वाक्य को छोटा कर दिए हैं, तो समाज को धोखा देने वाला सदा दुखी रहता है। तो ये को धोखा देने वाला जो हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं उद्देश्य का विस्तारक या कर्ता का विस्तारक। इसे क्या कहा जाता है, उद्देश्य या कर्ता का, उद्देश्य का विस्तारक होता है। ये उद्देश्य को क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है, या कर्ता को विस्तार कर रहा है। और क्या होता है, सदा दुखी रहता है। तो ये क्या हो गया, ये विधेय हो गया। कैसा रहेगा, तो विधेय रहेगा। अब सदा दुखी रहता है, ये विधेय है और विधेय का विस्तारक है। तो वाक्य में मूलतः समझ लीजिए कि जो उद्देश्य होता है वो कर्ता होता है, और जो विधेय होता है वो क्या होता है, विधेय। विधेय हमेशा जो क्रिया होती है उसे उसी को कहते हैं विधेय। एक लाइन में समझिए कि जो क्रिया होती है, क्योंकि वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के विषय में कहा जाता है, तो यह उद्देश्य में जो कहा है वो क्या कहलाएगी, क्रिया कहलाएगी। तो बस इतना सा समझिए कि उद्देश्य कर्ता को कहते हैं और विधेय क्रिया को कहते हैं। तो वाक्य के 2 अंग को आप लोग को जानना आवश्यक है। अब हम लोग बात करेंगे वाक्य के भेद के बारे में, क्योंकि जब तक वाक्य के भेद को नहीं समझेंगे तब तक वाक्य में होने वाली अशुद्धियों की पहचान हम लोग मूलतः नहीं कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोग ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, इसमें हम लोग वाक्य विचार और वाक्य शुद्धियाँ देखेंगे। वाक्य में जो अशुद्धियाँ उसके कारण को खोजेंगे। तो वाक्य विचार में सबसे पहले वाक्य क्या होती है और वाक्य किसे कहते हैं देख लिए। अब वाक्य के अंग 2 ही होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उद्देश्य हमेशा कर्ता होता है और विधेय हमेशा क्रिया होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं वाक्य के भेद। ये महत्वपूर्ण है, वाक्य का भेद जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण है। वाक्य के भेद, अब वाक्य के भेद सबों के लिए महत्वपूर्ण है। वाक्य के अगर भेद की बात करें तो वाक्य के भेद को अगर देखा जाए तो वाक्य का भेद 2 रूपों पर होता है। एक होता है रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, और एक होता है अर्थ की दृष्टि से। एक कौन सा होता है, एक होता है अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। एक रचना की दृष्टि से और एक अर्थ की दृष्टि से, दोनों का विभाजन हम करते हैं। रचना की दृष्टि से अर्थ के 3 भेद होते हैं, वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं,
तीन भेद होते हैं। एक होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य का पहला भेद जो होता है वो होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग मिश्र वाक्य। तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। और तीसरा भेद जो होता है उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। तो क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। सबको ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे, पहचानने का ट्रिक बता देंगे, ठीक है। रचना की दृष्टि से कितने भेद हो गए, तीन हो गए। सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये रचना की दृष्टि से हो गए इसके तीन भेद। अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखें तो अर्थ की दृष्टि से जो पहला भेद होता है, अर्थ की दृष्टि से जो पहला भेद होता है, तो अर्थ की दृष्टि से इसके कुछ एक दो भेद नहीं होते हैं बल्कि इसके 8 भेद होते हैं, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से पहला निषेधवाचक, पहला क्या होता है, ये विधानवाचक, पहला क्या होता है, विधानवाचक। दूसरा विधानवाचक के बाद निषेधवाचक, निषेधवाचक। तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा प्रश्नवाचक के बाद लिखिए विस्मयादि बोधक, विस्मयादि वाचक। पांचवा आज्ञावाचक, छठा आज्ञावाचक के बाद इच्छावाचक, सातवां इच्छावाचक के बाद संदेहवाचक, और आठवां जो होता है वो होता है संकेतवाचक। ये इसके 8 भेद होते हैं। आप लोग आराम से इसको लिखिए। कितने भेद हो गए, इसके 8 भेद हो गए। वाक्य के भेद में रचना की दृष्टि से कितने भेद हो गए, रचना की दृष्टि से अगर भेद की बात करें तो रचना की दृष्टि से भेद हो गए 3। कौन कौन, सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ की दृष्टि से भेद हो गए 8। कौन कौन, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये 8 प्रकार के सभी सामान्य हैं, सभी को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। धीरज रखें, सब समझ जाएंगे, ट्रिक भी बता देंगे। प्रश्न यहाँ से बनते हैं, यहाँ से प्रश्न आपको वैसे ही पता चल जाएगा, इससे प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ये साधारण है, ये है भी कैसा, तो ये साधारण है, उसमें माथा ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रचना की दृष्टि से। नंबर 1 वाला देखते हैं, रचना की दृष्टि से। और रचना की दृष्टि से मैं पहला देख लीजिए सरल वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य क्या होता है, देखिए, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही कर विधेय हो वो हमेशा साधारण वाक्य या सरल वाक्य होता है। लिख सकते हैं कि जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, एक ही
विधेय हो उसे उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। इसको समझना आसान हो गया कि उद्देश्य भी एक है और विधेय भी एक है। उद्देश्य एक का मतलब कर्ता एक है और एक क्रिया है। जैसे अगर जैसे की बात करें, जैसे जैसे में अगर देख लें कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, क्या हुआ? एक उद्देश्य और एक विधेय। अगर इसी वाक्य में लिखें नंबर 2 कि मोहन श्याम और महेश क्या जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब देखिए मोहन श्याम और महेश ये करता ही है, तीनों क्या है? ये करता ही है। मोहन श्याम और महेश क्या कर रहा है? जा रहा है। यानी कि उद्देश्य भी एक है और विधेय भी एक है। तीनों अलग अलग नहीं जा रहे हैं। मोहन श्याम और महेश क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये बहुवचन हो गया इसलिए जा रहे हैं, जा रहा नहीं। अगर मोहन होता तो मोहन जा रहा है, मोहन और श्याम बहुवचन हो गया तो जा रहे हैं। और ये भी कर्ता क्या हुआ? यहाँ पे 3 हो गया कि मोहन श्याम और महेश, ये तीनों जो हैं क्या कर रहे हैं? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। ठीक है, उद्देश्य अब बोलिएगा सर यहाँ पे कर्ता तो 3 है, तो कर्ता 3 नहीं है। ठीक है, कर्ता एक ही है, तीनों एक ही कार्य कर रहा है जाने का, कुछ अलग अलग कार्य नहीं कर रहा है। अगर ये दोनों अलग कार्य करता, विधेय जो है अलग हो जाता तो ये साधारण वाक्य नहीं होता। विधेय क्या है? एक ही है। तो मोहन, ठीक है, श्याम और महेश जा रहे हैं, ये तीनों क्या हो कर रहा है? एक ही क्रिया कर रहा है, इसलिए इसमें कर्ता भी एक है और विधेय भी। तो जिसमें एक ही उद्देश्य हो, उद्देश्य तो एक ही है इसका मात्र जाने का, विधेय भी एक हो, क्या क्रिया कर रहा है? जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को साधारण वाक्य या सरल वाक्य बोलते हैं। और ये सबसे आसान होता है, इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ एक कर्ता या एक कोई भी एक क्रिया हो रही हो वो साधारण वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। ठीक है, क्रिया अलग अलग होती कि ये एक जा रहा है एक खेल रहा है तो साधारण वाक्य नहीं होता, लेकिन क्रिया एक हो रही है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साधारण वाक्य बोलते हैं। स्पष्ट हो गया? अब बात करते हैं हम लोग नंबर दूसरे की। दूसरा नंबर क्या था? मिश्र वाक्य। थोड़ा सा इसमें समझना है। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अलावे, ठीक है, उसके कई अंग हों, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अलावे उसके कई अंग हों, उसे जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अलावे उसके कई अंग हों, अंग का मतलब आश्रित वाक्य, अंग लिख सकते हैं, आश्रित उपवाक्य हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको पहचानने का आसान तरीका आप लोग को हम बता देते हैं। बस इसका तरीका आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर तरीका याद है तो फिर कोई दिक्कत इसको पढ़ाने में नहीं होगा। जैसे देखिए अगर कहीं भी आप लोग को ये सब शब्द मिल जाए, जैसे कि, जो, जिसने, जहां, जब, कि, जो, जिसने, जहां, जब, क्योंकि,
ताकि जब तक जहां तहां ज्यों त्यों, ठीक है, जहां तक आदि, यानी कि जो, जिसने, जहां, जब, क्योंकि, ताकि, जब तक, जहां तहां, ज्यों त्यों, जहां तक, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी वाक्य मिल जाए, इनमें से कोई भी वर्ड किसी वाक्य में अगर मिल जाता हो तो वो हमेशा मिश्र वाक्य कहलाएगा। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे उदाहरण नंबर एक उदाहरण लिख लिए। राम ने कहा कि वह जा रहा है। क्या मिल गया? राम ने कहा कि वह जा रहा है। क्या कहा? कहा कि। मिल गया यहाँ पे एक वाक्य। कहा कि जो बोला, कहा कि वह जा रहा है, ये क्या हो गया? इससे पता चल गया कि किसका उदाहरण है, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नंबर 2 पर आइए और उदाहरण लिखिए। जब राम आएगा, या फिर जब सीता आएगी, तब मोहन चला जाएगा। क्या मिला? कि जब मोहन आएगा तब सीता मिल जाएगी। यहाँ देखिए, जब भी मिल गया और यहाँ पे तब भी मिल गया। इससे भी पता आप लोग को चल रहा है कि ये कौन सा वाक्य हो गया, ये मिश्र वाक्य हो गया। साधारण है ये सब चीज, इसमें चीज में कोई जान नहीं होता है। और वाक्य लिख लीजिए। नंबर 3, ज्यों ही राम दवा खाया, ज्यों ही राम दवा खाया, ज्यों ही राम दवा खाया, वह सो गया। वह सो गया। अब देखिए क्या मिल गया? ज्यों ही, ज्यों ही मिल गया। इससे भी आप लोग को पता चल जाएगा। इनमें से, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक में हम जो भी शब्द बताए हैं, इनमें से अगर कोई भी शब्द मिल जाता हो तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? वो हमेशा साधा मिश्र वाक्य ही कहलाएगा। और मिश्र वाक्य की यही क्या होती है? पहचान होती है। तो इस क्लास में हम लोग रचना की दृष्टि से जो देख रहे थे, इसमें सरल वाक्य और मिश्र वाक्य को समझ चुके हैं। एक बच गया है, कौन सा? साधारण वाक्य। इसको समझ ही लीजिए, इसी क्लास में इसको भी समझ लीजिए। फिर हम लोग अगले क्लास में चलेंगे और आगे बढ़ेंगे तो फिर संयुक्त वाक्य को इसको समझ लेंगे अर्थ की दृष्टि से। एक तो क्या, कौन सा था? संयुक्त वाक्य। इसको भी इस क्लास में फिर कीजिए। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। अगर संयुक्त वाक्य को देखें तो क्या परिभाषा होगी संयुक्त वाक्य में? लिखिए, संयुक्त वाक्य में संयुक्त वाक्य में एक प्रधान, संयुक्त वाक्य में एक प्रधान वाक्य के अलावे एक या एक से, संयुक्त वाक्य में एक प्रधान वाक्य के अलावे एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। ये आपस में समुच्चय बोधक, ये आपस में समुच्चय
बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। ये आपस में समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। इससे कुछ खास समझ में नहीं आया होगा आप लोग को। संयुक्त वाक्य में एक प्रधान वाक्य के अलावा एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। ये आपस में समुच्चयबोधक अवयवों से जुड़े होते हैं और यह क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब इसको कैसे पहचानेंगे? अगर इसकी हम पहचान देखें तो कैसे पहचानेंगे? तो लिखिए, और, या, तथा, अथवा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, लेकिन, इसलिए, पर, काफी है, और, या, तथा, अथवा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, लेकिन पर इनसे ये जुड़े होते हैं। ये इनके पहचान भी हैं और ये इनके ट्रिक भी आप लोग इनको बोल सकते हैं कि इनसे ये क्या होते हैं, इनसे ये जुड़े रहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे अगर देखें तो वह सुबह गया पर शाम में, वह सुबह गया पर शाम में, या शाम में नहीं, शाम को लौट आया। वह सुबह गया पर शाम को लौट आया। देखिए, पर मिल गया। एक उदाहरण नंबर 2 ले लीजिए। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। अब इस वाक्य को देखिए, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु, मिल गया। ये होता है ट्रिक पहचानने का। तो सरल वाक्य के पहचानने के ट्रिक और संयुक्त वाक्य को पहचानने का ट्रिक, दोनों का ट्रिक आप लोग को हम बता दिए हैं। अब इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन मिश्र वाक्य है और कौन सा संयुक्त वाक्य है और कौन सा सरल वाक्य है। तो इस क्लास में हम लोग रचना की दृष्टि से जो 3 भेद थे, सरल, मिश्र और संयुक्त, इन तीनों को देख लिए हैं। अगले क्लास में इनको एक लाइन में खत्म हो जाएंगे, तो ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर वाक्य शुद्धियों की चर्चा करेंगे। तो व्याकरण की क्लास है तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। अगली क्लास में हम लोग अर्थ की दृष्टि से जो है उसको पढ़ेंगे और अर्थ की दृष्टि पर बात करेंगे। आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।